इंस्टीट्यूट ने चेंजेस करे, इस लेवल पर फाइनेंस लेकर आए। सीए फाइनल में भी है ये एसएफएम के नाम से, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसका कोर्स और वाइड कर दिया। और अच्छी बात यह है 2005 के बाद आजकल जितनी भी जॉब फाइनेंस की आती हैं उन सभी जॉब्स के लिए एक ही पर्सन एलिजिबल है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी जितना सारा जॉब एमबीए फाइनेंस के पास जाती थी वो सारी की सारी जॉब हम लोगों के पास आ गई। कुछ तो खास बात है इस पेपर की। अब क्या है इस पेपर में, ये समझने की बात है, क्यों इंस्टीट्यूट का इतना फोकस है, क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो पहली बात, इंस्टीट्यूट का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार इसके मार्क्स बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, एक पेपर है आपका इनकम टैक्स, वो भी इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि सीए की पहचान टैक्सेशन के लिए होती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, आप टैक्स एक्सपर्ट बन गए पूरी दुनिया के या इंडिया के? क्या अमेरिका में भी टैक्सेशन के रूल यही हैं जो हमारे देश में है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। बांग्लादेश के डिफरेंट है, पाकिस्तान के डिफरेंट है, फ्रांस के डिफरेंट है ना, यूके के डिफरेंट है। सब देश के इनकम टैक्स के रूल डिफरेंट। दुबई में तो है ही नहीं। अगर आप दुबई की बात करें, वहां तो इनकम टैक्स है ही नहीं, 0% है, तो वहां तो हमारे लिए स्कोप ही नहीं रहा। लेकिन जानते हैं अच्छी बात क्या है, ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका सिलेबस ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। यानी जितनी पढ़ाई आप करेंगे यहाँ पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी इतना ही पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट भी यही पढ़ेगा। अच्छी बात यह है, दुनिया में जितनी फाइनेंस की नॉलेज है उन सब में सबसे बेस्ट हमारे यहाँ है, क्योंकि 2 लेवल पर है। कुछ बातें यहाँ सीखेंगे हम और बाकी बची हुई बातें फाइनल में सीखेंगे। तो देखिए, कोई भी काम हम करें, सब्जेक्ट नया है आपके लिए, तो केवल एग्जाम क्रैक करना ये इस उद्देश्य से बिल्कुल ना पढ़ें। इस उद्देश्य से पढ़ें कि इस सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। आपके को नियर डियर में है वो जो सीए क्वालिफाई में अभी हैं, उनसे पूछना कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस प्रोफाइल में जाकर कर रहे हैं। डेफिनेटली 10 में से 9 बच्चे फाइनेंस की प्रोफाइल में ही जॉब कर रहे हैं आजकल सीए बनने के बाद। गॉन आर द डेज कि जब सीए की पहचान ऑडिटर के रूप में होती थी। ऑडिटिंग का स्कोप कम हो गया। रीज़न, आजकल अकाउंटिंग जो है सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हो गई है, गलती का स्कोप कम है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं बहुत सारे, गलती का स्कोप कम है आजकल। टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर ही अपने आप टैक्स वैक्स सब निकाल देता है, ऑटोमेशन हो गया सब, एआई आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई हैं। अकाउंटिंग आसान हो गई, टैली सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा नाम, टैली का नाम सुना है आपने? तो बहुत सारी चीज़ें अब सिंप्लीफाई हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए वहाँ स्कोप धीरे धीरे कम हो गया है और स्कोप ज़्यादा कहाँ बढ़ गया है? फाइनेंस की तरफ। अब बात यह है कि इसका स्कोप बढ़ा है, अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा, मजे की बात, एक अलग से इंस्टीट्यूट ही है इस काम का, आपने अगर नाम सुना हो, एक तो सीए है हमारा, एक और है सीएफए, सुना नाम कभी इसका? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसमें जितनी बातें हम सी इंटर और फाइनल में सीखते हैं, वहाँ 3 स्टेज हैं अलग अलग, अल्फा बीटा गामा, नाम भी ऐसे रखे मैंने, अल्फा बीटा, खतरनाक से नाम। और वहाँ उन 3 स्टेज में वही सब पढ़ाते हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उस इंस्टीट्यूट का कहना ये, हम बस फाइनेंस के प्रोफेशनल ही निकाल रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है, जब मार्केट में 2 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक सीए एक सीएफए, बताइए कंपनी वाले किसे हायर करना पसंद करेंगे? सी। रीज़न, हमें अकाउंटिंग की भी नॉलेज है, फाइनेंस की तो उनसे बेहतर ही है, टैक्सेशन की भी है, डायरेक्ट की भी है, इनडायरेक्ट की भी है, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की भी नॉलेज है, अकाउंट्स की भी नॉलेज है। तो सीए के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं, सीएफए में केवल और केवल कौन सा कोर्स है? फाइनेंस का है, इसलिए वहाँ भी हम उन्हें बीट कर देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, बहुत ही खास सब्जेक्ट है। सीए फाइनल में भी जाएगा कैरी होकर, वहाँ भी पूरे 100 नंबर का पेपर है। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है, वहाँ इसका नाम चेंज हो जाएगा, एसएफएम हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पढ़ना क्या है इसके अंदर, क्या है सब्जेक्ट की खासियत? आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। पहले भी मैंने डिस्कस किया था एक बार सी फाउंडेशन की बैच में,
दो फेमस लोग हैं हमारे देश के अंदर, दोनों मोटा भाई हैं। एक है मुकेश अंबानी। क्यों फेमस है वो? रिलायंस की वजह से फेमस है। रिलायंस के हेड हैं मुकेश अंबानी। बिजनेसमैन है, क्योंकि जॉब करते हैं क्या कहीं, ये तो बिजनेसमैन है, इनका अपना बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एक और है राकेश झुनझुनवाला, सुना नाम इनका? ये क्यों फेमस है? शेयर मार्केट के दिग्गज हैं, एक्सपर्ट हैं। ये क्या बिजनेस करते हैं? ये तो कुछ भी नहीं बिजनेस करते। इनका काम है बस शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना है, बस। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। ये शेयर मार्केट में जा रहे हैं और इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ठीक है जी। एश ये मुकेश, ये राकेश, दोनों का अपना एक नाम है, अपना एक रुतबा है। इनकी लाइफस्टाइल और इनकी लाइफस्टाइल देखें, क्या फर्क है। इन्हें सोचना है कि गुड्स फैक्ट्री में बनाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, बहुत सारे स्टाफ रखना है। किसी फैक्ट्री में कभी कुछ हंगामा हो गया, वर्कर की लड़ाई हो गई, आपसी कलह हो गई, आग लग गई, कहीं कहीं कोई दिक्कत है, समझ रहे आप। एक बिजनेस करने में 1000 तरह की समस्याएं आती। और ये तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मुश्किल काम है, मैन्युफैक्चरिंग करना। एक होता है ट्रेडिंग, एक होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अलग से एक पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में, वो भी 100 मार्क्स का है। वहाँ हम सीखेंगे बिजनेस कैसे करना है। आज हम बिजनेस की चर्चा नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। बिजनेस में मुश्किल कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सरदर्दी है, कहाँ से तो माल खरीदें, कहाँ बेचें, बेचकर पैसा आएगा, बैड डेट्स तो ना हो जाए, माल की क्वालिटी कैसी रहे, अच्छी क्वालिटी बने हर बार, वर्कर्स का तालमेल अच्छा होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट करना है, सारी तमाम दिक्कतें हैं। अब इनके लाइफस्टाइल पर आइए, इन्हें क्या करना है? क्या वर्कर रखना है? फैक्ट्री, वर्कर की लड़ाई, मैनेजमेंट, बैड डेट, कुछ नहीं करना है। इन भाई साहब के पास बिना कुछ करे साल भर में 1500 करोड़ रुपए का तो डिविडेंड आता है। 1500 रुपीज नहीं, 1500 करोड़ रुपीज, 1500 CR हर साल डिविडेंड आता है। कुछ नहीं करते ये। इनका काम है सुबह उठना, न्यूज़ चैनल वालों की कॉल पिक करना और न्यूज़ चैनल पर जाकर अपना इंटरव्यू देना, बस। कुछ नहीं है। 3:30 बजे फ्री हो जाते हैं। सैटरडे संडे इनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार है। मार्केट मंडे टू फ्राइडे है, सुबह 9:15 बजे खुलती है मार्केट और 3:30 बजे ये ख़त्म हो जाता है इनका दिन। इनका देखिए 24/7 है, इन्हें 24/7 अलर्ट रहना है। तो दो तरह के लोग हैं पैसा कमाने वाले ज़्यादा, एक बिजनेसमैन है और दूसरे कौन से हैं? इन्वेस्टर कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? इन्वेस्टर कह सकते हैं। हम इस पूरे सब्जेक्ट में इन्वेस्टर की चर्चा ज़्यादा करेंगे, समझे आप। बिजनेस की चर्चा करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। अगर आप बिजनेस करने का मन है आपका, तो बिजनेस में क्या क्या, देखिए 2 तरह के लोग हैं, आपने वीडियो में पहले भी सुना होगा मेरे, वाइज एंड। कुछ लोग ऐसे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, 2 भाई, बंटवारा हो गया, लड़ाई हुई, दोनों ने कहा अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज रख ली, अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन रख लिया। उस दौर में रिलायंस का बड़ा अच्छा नाम था, जैसे आजकल जियो का नाम है ऐसे था। और देख लीजिए वक्त कैसा बदला। मुकेश अंबानी जो भी बिजनेस कर रहा है वो चल जाता है, और अनिल अंबानी ने जो करा सब खत्म कर दिया। रिलायंस पावर वो खत्म, रिलायंस कम्युनिकेशन वो खत्म, रिलायंस इंफ्रा वो खत्म, सब खत्म कर दिया उसने, जीरो कर दी। इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी उसकी, रिलायंस की। दोनों को रिलायंस का नाम मिला हुआ है, मजे की बात देखिए। लेकिन दोनों की, इसका मतलब बिजनेस की सेंस डिफरेंट रही होगी ना। बिजनेस आपकी नॉलेज से चलता है, और बहुत सारी नॉलेज इकोनॉमिक्स में आप ले चुके हैं, सीखा था ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, बिजनेस के रूल्स सीखे थे हमने। तो बिजनेस अगर हम बिजनेस की सेंस से करें तो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हम। बिना कुछ सोचे समझे दुकान खोलकर बैठ गए, ऐसे नहीं बिजनेस चलेगा। तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीख लेंगे सारी बातें। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा जाए।
पहले भी शायद हमारी चर्चा हुई है इस बारे में। दो लोग हैं, जेठालाल और दयाबेन, है ना। दो लोग रहते हैं इस झोपड़े में। कौन कौन रहते हैं? जेठालाल, दयाबेन। ये तो स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, जिनका क्या काम है? बबीता जी को मोबाइल बेचना। इनका तो यही काम है, बस इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। और ये इनकी वाइफ है जो गरबा एक्सपर्ट है, इन्हें गरबा खेलना है। ये लगभग साल में 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये भी मान लीजिए जॉब करती हैं, 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। टोटल कितना पैसा हो गया? और कोई नहीं है, बाबूजी अपने घर चले गए हैं, टप्पू ने शो छोड़ दिया, वो भी चला गया, अब 2 ही लोग रह गए बस। इस घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 है 2 हैं? कैसे? 2 तो ये दिख ही रहे हैं, विजिबल है। एक और है, कौन है? इनका पैसा इस घर में कमाने वाले 3 लोग हैं। 2 लोग तो ये खुद से हैं और एक और है, कौन है? वो है इनका पैसा। इस पूरे सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पैसा पैसे को कमाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, टू अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ मनी, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसे से पैसा कमाना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे। राहुल गांधी, क्या बिजनेस है उसका बताओ? क्या करता है वो? धरना प्रदर्शन। उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उसकी दादी ने इतना पैसा कमाया, उसके फादर ने इतना पैसा। कह रहा क्यों करूं मैं, क्यों धूप में रैली करूं भाई, क्यों धरना प्रदर्शन, क्या होगा उससे? पैसा कमाऊंगा तो है मेरे पास। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बिजनेस ही ये है बस, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे से पैसा कमा रहे। राकेश झुंझुनवाला ने आपको एग्जाम्पल लिया। ऐसे बहुत सारे तमाम इन्वेस्टर हैं जिनका काम है अपने पैसे को ऐसे मैनेज करना कि पैसे से पैसा कमा सकें। किसके पैसे से? अपने या दूसरों के? अपने। सीए फाइनल में पहुंचेंगे हम, एसएफएम पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां सीखेंगे पैसा इनका और कमाऊं मैं। असली तो मजा वही है, दूसरों के पैसे से हम कैसे कमाएं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल। ये कहां सीखने वाले हैं? सीए फाइनल में। फिलहाल इस लेवल पर हम लोग सीखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी टू अर्न मनी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मनी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुंदर जानते हैं आप? सुंदर, सुंदर कौन है? सुंदर नए नए बिजनेस प्रपोजल लाता है। सुंदर ने कहा एक काम करो, आप बड़ा इलेक्ट्रॉनिक संभालो और मैं एक बिजनेस नया करता हूं। इस नए बिजनेस में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। कितने फंड्स की जरूरत है? जेठालाल ने कहा भैया क्यों दूं तुझे मैं पैसे? तू पैसे लेकर भाग जाता है, टैक्सी का किराया नहीं देता हर बार। इसने कहा एक काम करो, इस बिजनेस में पहली खास बात, आपको एक सेकंड का समय नहीं देना, मैं मैनेज करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे, सिर्फ आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसने कहा पैसे लेकर भाग गया? कह नहीं भागूंगा। ये गांव में अहमदाबाद में हमारी जमीन पड़ी है, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये रखो आप। अगर हम पैसे लेकर भाग गया, प्रॉपर्टी बेचकर आप पैसे ले लेना, पैसा सेफ हो गया हमारा। जेठालाल ने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आती, मुझे बताओ हर साल कितना पैसा दोगे? उसने कहा देखो मैं हर साल आपको 12 लाख रुपए दूंगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। कितने पैसे आने वाले? कितने पैसे आने वाले? देने कितने पैसे हैं? प्रॉफिट है लॉस है? कितना प्रॉफिट है? अब सुंदर रिश्तेदार भी है, पैसा भी सेफ है, क्या करें? बिजनेस कर लें। रिश्तेदार भी है, डाउट क्या आता है? रिश्तेदार है, कोई अननोन है, पैसा डूब ना जाए। पैसा डूबेगा भी नहीं, बात है। 50 लगाने हैं, 10 लाख का प्रॉफिट है, पैसा सेफ है,
वो गारंटी दे रहा है, कुछ दिक्कत होगी उसकी प्रॉपर्टी बेच लेंगे। तो बताइए पैसा सुंदरलाल को दे दें या नहीं दे दें? दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है मत दीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है? पैसा उसको मत दीजिए। रीजन, अगर हम इस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करें और बैंक का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो हर साल बैंक से कितना पैसे का प्रॉफिट आएगा? 5 लाख का। 5 साल में कितने पैसे मिल जाएंगे आपको बैंक से? 25 लाख। यहां से कितने पैसे मिल रहे हैं? 10 लाख। सुंदर को पैसे दें, पैसे से पैसे तो कमा रहे हैं, बिजनेस तो करना नहीं, मेहनत तो करनी नहीं। जब हमारे पास ज्यादा की अपॉर्चुनिटी है, पैसे से पैसा यहां भी कमा रहे हैं, पैसे से पैसा यहां भी कमा रहे हैं। यहां पैसे से पैसे में सिर्फ 10 लाख कमा रहे हैं, यहां पैसे से पैसे में कितने कमा रहे हैं? 25 लाख रुपए। तो इस सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है? इस सब्जेक्ट में बहुत सिंपल सी बात सीखनी है। इसीलिए ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट की नॉलेज का स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पैसे से पैसा कमाना अगर आप जानते हैं, गल्फ कंट्रीज में देखिए आप, सऊदी अरेबिया में देखिए आप, दुबई देखिए, जापान देखिए, और देशों में देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए, वहां पर एफडी कराएंगे तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। मान लीजिए कोई शेख है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, 500 करोड़ रुपए वगैरह, भी 500 करोड़ रुपए मैं बैंक में जमा करूँ, कुछ नहीं मिलता मुझे। तो ऐसा करो, कुछ भी ट्रिक लगाओ और इस 500 करोड़ पर हर साल बस मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, इन्वेस्ट करो, कुछ ट्रिक लगाओ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहीं भी लगाओ। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो फिर भी एक चीज तो आपको पता ही है फर्स्ट डे, कि पैसे से पैसा कमाने का एक सिंपल सा तरीका क्या है? बैंक में एफडी कर दो, बस। कुछ दिमाग मत लगाओ, कुछ तो कमाओगे। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तो कमाओगे ना, साल के 6-7% तो कमाई लोगे। दूसरे देशों में तो ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या करें अब वो? उन्हें इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की जरूरत है, इसलिए इसका सिलेबस डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी जहाँ कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे आप, यही सिलेबस है। दुनिया में कहीं भी पढ़ें, यही सिलेबस है। रीजन, सब जगह ट्रिक एक ही है, सब जगह एक जैसी बातें। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ जाता है हर साल। अभी बजट आएगा 1 फरवरी को, नए रूल्स रेगुलेशंस आएंगे। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई एक्ट होगा? नहीं है कोई एक्ट। ये जनरल नॉलेज भी है बहुत सारी जगह, आपको खुद भी देखना है। यहाँ तो बहुत सारी बातें सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूट ने समझा दी, वो हमें समझनी है कि कैसे इन बातों को सीख कर, समझ कर हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए कि हम भी किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जॉब कर रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का फंड मैनेज कर रहे हैं जिस पर हम उसे कुछ कमा कर दे रहे हैं। और इन प्रोफेशनल्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। जितना अमीर देश होगा वहाँ उतनी ज़्यादा है, क्योंकि जितना अमीर देश है वहाँ पर एफडी पर इंटरेस्ट रेट 0 है और वहाँ पैसे लोगों के पास बहुत सारे हैं। उन पैसे को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है, एक फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत है जो उनके पैसे से पैसा कमा कर दिखा सके। तो ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल सी थीम है, कैसे पैसे से पैसा कमाएं, ज़्यादा कमाएं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, बहुत सारे लोगों को एक ट्रिक ही नहीं पता। पुरानी ज़मीनें पड़ी हुई है उनकी, मेन बाजार में बड़ी सी शॉप है, छोटा सा सामान उसमें बेच रहे हो, साल भर के 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो, खुश हैं। जबकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखिए बहुत ज़्यादा है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की शॉप है। अगर वो बैंक में भी एफडी कर दें 6% साल से भी, तो 30 लाख रुपए साल तो बैंक से मिल जाने एफडी पर। जबकि एफडी तो सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हर किसी को पता है कि पैसे से पैसा कमाने का सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैंक एफडी करा दीजिए आप। लेकिन लोगों को ये सेंस नहीं है। रीज़न, हमारे देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए 4 स्ट्रीम है एजुकेशन की। साइंस, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं? नहीं। आर्ट साइड, ह्यूमैनिटी से कहने लगे, उसमें सिखाते हैं? नहीं। कॉमर्स साइड, उसमें सिखाते हैं? नहीं। सीए में सिखाते हैं सिर्फ। चौथा रह गया अनपढ़, जिनकी कोई स्ट्रीम ही नहीं है। तो जो पढ़े ही नहीं बेचारे क्या करें, उनकी तो स्ट्रीम ही नहीं है, तो उनको कैसे पता? 4 स्ट्रीम में भी यानी 25% पॉपुलेशन के पास कॉमर्स है, ऐसा मान लीजिए। 25% में से भी सिर्फ आधा % लोग सीए कर रहे हैं
और सीए में भी मेन फाउंडेशन में तो है ही नहीं कुछ इसके बारे में, वो भी कहाँ पर है, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल है। तो इसलिए पूरी पॉपुलेशन के आधा % लोगों को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है। हो सकता है अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हो सकता है वहाँ पर वो 9-10 क्लास में डाल दें। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये अभी गवर्नमेंट चाहती है कि सबको सिखाया जाए। तो लिखिए जरा कुछ बातें। चैप्टर नाम लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा जा रहा है, ठंड में लिखा नहीं जाता ना। फर्स्ट पॉइंट लिख, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा कमाना किसकी मदद से, पैसे। टू अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। इसीलिए अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाते हैं हम, P&L अकाउंट। अब सोचिए एक व्यक्ति बिजनेस करने की सोच रहा है, बिजनेस करेगा तो बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके इमोशन भी जुड़े हुए हैं, उसने मेहनत करी, बेचारे ने सर्च करा क्या बिजनेस करूं, और पहले दिन ही आप कह रहे हैं कि देखिए प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कितनी अजीब सी बात है। फर्स्ट डे आप कह रहे हैं, उसे मोटिवेट तो करने से रहे, उसे कह रहे देख भाई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन सोचिए बैंक में एफडी कराई, लॉस होगा आपको क्या, पैसा बढ़ेगा ही ना। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में P&L अकाउंट बनाने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप सीख रहे हैं वो एक्सपायर हो चुका है तरीका, आउटडेटेड तरीका है, ऑब्सलीट हो चुका है। जितने भी कंपनीज को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखिए P&L अकाउंट बनाने का मतलब कंपनी के बारे में सोचना, कैसी कंपनी है, सही चल रही है नहीं चल रही है। लेकिन जनरली हम लोग अब P&L अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि एक तो उसकी हेडिंग बड़ी ख़राब है। प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, वहाँ भी एंड लॉस खड़ा हुआ है। क्या नाम होना चाहिए, क्या दोनों हो सकते हैं एक साथ, क्या लिखा है नाम, प्रॉफिट एंड लॉस, या और लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया। चलो उसे ही भुगता जाए, लॉस क्यों कर दिया, मतलब पहले ही नेगेटिव बोल रहे हैं आप। इसीलिए सेकंड पॉइंट लिखे, हम यहाँ बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का नाम क्या कर दिया, इनकम। अच्छा, अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, कैश फ्लो अकाउंट था या कैश फ्लो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था, और P&L अकाउंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड स्टेटमेंट, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा, है ना, और स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है बस सीक्वेंस से, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, को डेबिट क्रेडिट थोड़ी कर रहे हैं। P&L अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया हम स्टेटमेंट बनाएंगे, हमें अकाउंटिंग से मतलब नहीं है, और बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ से आता है, सेल से आता है। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, सेल से करेंगे। बनाइए सेकंड पॉइंट, हेडिंग बना लीजिए इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, लॉस P&L अकाउंट इसलिए बोल देते हैं लोग, हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए और नेट लॉस आ जाए। इट में पॉसिबल, भाई ग्रॉस तो प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है।
इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड कर देते हैं, लॉजिकली होना चाहिए और वो एंड कर देते हैं बस। कितने तरह की कॉस्ट पढ़ी है हमने इकोनॉमिक्स में? 2 तरह की कॉस्ट होती है मेनली, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। एक तो वेरिएबल होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो होंगे ही होंगे, वेरिएबल या फिक्स? फिक्स तो होंगे होंगे। फिक्स तो चाइना वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। इसे हम कहते हैं योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने 10 लाख रुपए के पेन बेचे 6 लाख के खरीद कर, यानी इस पेन की वजह से मेरे बिजनेस में कितने प्रॉफिट का योगदान है? 4 लाख का है। 10 लाख के बेचे ऐसे ऐसे पेन, 6 लाख के खरीदे या बनाए, तो इस पेन ने मेरे बिजनेस में कितना योगदान दिया? 4 लाख का। इसलिए इसे क्या कह देते हैं हम? कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी आएगी, है ना, तो माइनस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो बचा, देखिए दोनों तरह की कॉस्ट हो गई ना, इससे बोलते हैं हम प्यार से EBIT। BST में कहीं पढ़ा होगा आपने, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिख लीजिए, आपकी पूरा नाम चाहे तो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं जरा बताइए? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी 2 प्रजाति के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कौन होते हैं मालिक? इक्विटी वाले मालिक होते हैं। किसी भी कंपनी के मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स। अब सोचिए, ये जो P&L अकाउंट आप बनाते हैं, इसे देखता कौन होगा? मालिक। भाई मैंने बिजनेस करा, मैं देखना चाहता हूँ बिजनेस से मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया। मैं बोल रहा हूँ वो ऑब्सोलीट तरीका भी आप देखेंगे। क्यों? मालिक हमेशा ये देखता है कि अच्छा मेरी जान को खर्चे क्या क्या हैं, कुछ वेरिएबल हैं, चलो इनकी पेमेंट कर दी मैंने, और क्या क्या जान को खर्चे हैं, कुछ रेंट वेंट देना है वो भी दे दिया मैंने। अब मालिक कहेगा यार ये पैसा आया कहाँ से था, लोन तो नहीं लिया मैंने? अगर लोन लिया होगा तो मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दे दूंगा मैं, इंटरेस्ट की पेमेंट भी डन। EBT, क्या बोलेंगे इसे हम? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या ये पैसा इक्विटी वालों को बचेगा? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट भी तो आएगी। गवर्नमेंट कहेगी भैया इस देश में आपने यहाँ की जनता से पैसा कमाया और जनता की सेवा में करनी है, तो कुछ पैसा तुम दो। किस फॉर्म में देंगे हम? इनकम टैक्स के रूप में, माइनस इनकम टैक्स। ये क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं PAT या EAT। PAT या फिर EAT, नाम लिख लीजिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स लिख लीजिए। क्या ये पैसा मिलेगा इक्विटी वालों को? नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। मेरी कंपनी है तो मैं सोचूंगा मुझे क्या बचा, अगर मुझे कुछ बचेगा तो मैं बिजनेस करूंगा, अगर मुझे ही कुछ नहीं बच रहा तो क्या बिजनेस करता रहूंगा? मैं नहीं करूंगा। सबकी पेमेंट कर दी मैंने, वेरिएबल की, फिक्स की, इंटरेस्ट की, गवर्नमेंट की। ये तो पैसा बचना चाहिए मुझे? नहीं। कौन सा खर्चा बचा हुआ है? मालिक कौन होते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस? प्रेफरेंस वालों को तो देना पड़ता है ना हर साल, तो यहीं से माइनस कीजिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो पैसा बचा ये जाएगा किसकी पॉकेट में? इक्विटी शेयर होल्डर। इंटरेस्ट है ना बेटा, डिवेंचर को डिविडेंड थोड़ी देते हैं, डिवेंचर को भी पे इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ये बात?
ठीक है बात। सोचिए अगर ये प्रॉफिट 10 लाख हो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स 50,000 हैं, टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं 50,000। किसी पर 5 शेयर होंगे, किसी पर 100 शेयर होंगे, किसी पर 1000 होंगे, किसी पर 10,000 होंगे, किसी पर 1 शेयर होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ मालिक, मेरे पास भी शेयर है, कि मैंने एक शेयर पर क्या कमाया, क्योंकि किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, तो एक का निकाल लो। मेरे पास 10 है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, किसी के पास 100 है 100 से मल्टीप्लाई करें, किसी के पास 5 है 5 से, 7 है 7 से। एक शेयर पर क्या कमाया निकाल सकते हैं आप, इसे बोलते हैं ईपीएस। क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर। मुझे जरा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, एक शेयर का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट कौन से लेंगे हम, इक्विटी शेयर से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स भी कौन से लेने हैं, इक्विटी के लेने हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, लिख लीजिए आप भी, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यानी हमारा आंसर आएगा 10 लाख को डिवाइड कर दीजिए आप 50,000 से, इट कम्स टू समवेयर अराउंड ₹20। मुझे बताइए नेट प्रॉफिट जानना जरूरी है मेरे लिए या ये ईपीएस जानना जरूरी है? अगर मुझे ईपीएस ही नहीं आ रही, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, कुछ जेब में बच ही नहीं रहा मेरे, क्या ये बिजनेस करूं मैं? नहीं करूँगा। इसलिए अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो ऑब्सलीट हो चुका है, वो ट्रेडिशनल तरीका है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने अगर कभी समय मिला हो, आपको CNBC न्यूज़ चैनल देखा हो, जी बिजनेस देखा हो, नहीं वेब सीरीज से बाहर नहीं आ रहे मगर सर वेब सीरीज से समझ नहीं मिलता। अच्छा, कभी समय मिले तो देखना, और जितने भी पैनल पर एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कंपनी, देखिए कंपनी की सक्सेस का सबसे बड़ा काम क्या, सबसे बड़ा राज क्या है, सीक्रेट क्या है। आपको किसी कंपनी के शेयर जज करने, राकेश झुनझुनवाला को जज करने हैं कि ये शेयर्स अच्छा है बुरा है, कोई एक बात बताइए, कैसे पता करें ये शेयर अच्छा है? अरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आप जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लगातार लॉस में चल रहा है, खरीदोगे क्या? तो बंद हो जाएगा कभी भी। सबसे बड़ा पैमाना यही है कि प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, और प्रॉफिट कौन से वाले जो मुझे बचेंगे, मैं ही तो शेयर खरीदूंगा, और मेरे प्रॉफिट कौन से हैं, ईपीएस। हमेशा ये देखते हैं हम कि इस कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या फिर नहीं। 20 थी, फिर 25 हो गई, फिर 28 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई। इसका मतलब इस कंपनी को बिजनेस करना आता है, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। कल को मैं भी मालिक बन जाऊंगा तो मेरी पॉकेट में पैसा आएगा। एक तरीका तो मैं खुद की इंडस्ट्री डालूं, खुद फैक्ट्री लगाऊं, खुद वर्कर से लड़ूं, लेकिन उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे पास है 1 लाख रुपए, वही बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या करूँगा? मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए, है नहीं 15 लाख रुपए मेरे पास, क्या करूँ? शेयर खरीद लो, सबसे आसान तरीका है। राकेश झुनझुनवाला ऐसे ही करता है। मगर मैं क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज से कंपटीशन करूं? मैं मुकेश अंबानी को अपने नौकर ना रख लूं, उसकी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा, तो वो उस कंपनी में तो काम करता ही है और मालिक में हूँ। चाहे 15 लाख ही रुपए का मालिक हो, मालिक तो मालिक है, छोटा ही मालिक से। तो जो होशियार लोग हैं वो ऐसी सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी, जैसे पतंजलि अगर कभी लिस्ट हो जाए, अभी पतंजलि के शेयर्स नहीं है, तो क्या लगता है आपको वो शेयर्स खरीदने चाहिए? बिल्कुल खरीद लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल देखिए क्या है, वो सामान बेचता है जो सबको जरूरत है और रोज जरूरत है। सबको जरूरत है और रोज। आप फर्नीचर बना रहे हैं, सबको जरूरत है लेकिन रोज नहीं। कब खरीदा था लास्ट सोफा घर में? याद कीजिए। रोज खरीदते हो? ब्रेड बिस्किट आटा दाल तो रोज खरीदना है, सोफा रोज थोड़ी खरीदोगे आप।
तो आपको ऐसा बिजनेस, FMCG बोलते हैं इसे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कोरोना काल में भी देखिए किसी भी कंपनी के शेयर्स बढ़े हो ना बढ़े हो, FMCG के शेयर्स लगातार बढ़ रहे हैं। खाना पीना थोड़ी बंद कर देंगे लोग, डाबर का शेयर लगातार बढ़ रहा है। रीज़न, उसकी सेल तो और बढ़िया, उसको तो और फायदा हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर बिकने लगे हैं उसके, च्यवनप्राश और बहुत सारी चीज़ें सेल होने लगी हैं। तो ऐसी कंपनीज, तो वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि आपको शेयर्स भी खरीदने हैं, 5 कंपनी की लिस्ट बनाएंगे। FMCG में कौन है, ब्रिटानिया है, समझ रहे हैं आप, इसमें डाबर है, और इन्होंने 4-5 कंपनी की लिस्ट बनाई। इन 4-5 कंपनी को एनालाइज करा, स्क्रूटनी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी करा। स्क्रूटनी मतलब उसको डीपली जाकर देखा, और देखा किसके प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके शेयर्स खरीद लिए उसको। एक तरीके से मैंने ही तो बिजनेस शुरू कर लिया। वो या तो डाबर जैसी कंपनी खोलूँ, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, या डाबर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, सबसे आसान तरीका। तो आपको ये जो राकेश झुंझुनवाला कुछ नहीं करते, बस यही काम है इनका। और आजकल सब सॉफ्टवेयर है, ये सब एनालाइज करना बहुत आसान हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने नाम सुना है, बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप पूछो मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ आने लगी आजकल मार्केट में। इन चीज़ों को आसान कर दिया है। जो चीज़ पहले 2-2 दिन लगते थे एनालाइज करने, वो 2 मिनट में एनालाइज हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपना आप रैंकिंग भी दे देगा 5 में से, कि भाई 5 शेयर डालो उसमें, कि रैंक दे दो कौन सा सबसे अच्छा है, प्रॉफिट वॉफिट सब देख लेगा अपने आप, उसकी स्क्रूटनी कर लेगा और वो अपना बता देगा 5 में से सबसे अच्छा ये है। तो आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है। बिजनेसमैन जो सक्सेस मिल रही है, लेकिन उसके अलावा एक और फील्ड चल गया। कौन सा फील्ड है वो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उन लोगों को सर्विसेज देना जो पैसे वाले हैं, वो चाहते हैं मेरे पैसे को आप मैनेज करें, आप सलाह दें कि उस पैसे को कहाँ। बैंकों को भी चाहिए। बैंक का मेन काम क्या है? इसकी टोपी उसके सर, यस सर। बैंक का काम क्या है? ये वाली टोपी नहीं, वगैरह मेरी टोपी, इससे पैसा लेना कस्टमर से और दूसरे को लोन देना, ये तो काम है बैंक का। अब बैंक के पास लोन लेने कोई नहीं आ रहा, क्या करे बैंक? तो दिवालिया हो जाएगा। FD पर इंटरेस्ट हर सेकंड बढ़ रहा है, कस्टमर लोन लेने आए ही नहीं। कोरोना काल में क्या लोन लेने आए हैं लोग? जो पैसा बैंक में पड़ा था पढ़ाइए, क्या करें? फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत रहती है बैंकों को भी। वो बताते हैं कि अगले 2-3 महीने के लिए पैसा एक्स्ट्रा, इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको वहाँ से पैसा की कमाई हो जाएगी, क्योंकि देने भी तो है FD पर, कहाँ से आएगा पैसा? तो ये स्कोप बहुत ज़्यादा है इस सब्जेक्ट का, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, पूरी दुनिया में डिमांड है। अच्छी खबर ये है आपके लिए, आप एक बार CA बन जाते हैं और आपको अब्रॉड जॉब करनी है, खास तौर से इधर दुबई वगैरह में, एकदम से जॉब है। CA करने के बाद आपको अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इधर रिज्यूम भेजिए, उधर आपकी कॉल आ जाएगी। हैंड टू हैंड जॉब है, और इंडिया से कहीं ज़्यादा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको इस सब्जेक्ट पर मास्टरी करनी होगी। अच्छी खबर ये है CA इंस्टीट्यूट का जो कोर्स करिकुलम है बहुत ही शानदार है। कुछ कमियां थी पहले, वो कमियां उन्होंने दूर कर दी हैं। क्यों? कुछ चैप्टर्स यहाँ भेज दिए, वहाँ का सिलेबस कम हो गया, तो कुछ और चैप्टर इंटरनेशनल वाले उन्होंने वहाँ डाल दिए। दुनिया का सबसे शानदार कोर्स हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट का हिंदुस्तान में CA इंस्टीट्यूट के पास। आपको पढ़ना है CA फाइनल में, यहाँ अपने पैसे से पैसा कैसे कमाएं, और फाइनल में दूसरों के पैसे से हम पैसा कैसे कमाएं सीखेंगे। यहाँ भी थोड़ी सी झलक आएगी एक चैप्टर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरों के पैसे से भी क्या हम पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर FM है, ये रेडियो FM वाला नहीं है, FM 93.5 बजाते रहो। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अलग पर्पस है। आज तक आपने नहीं सीखा, कुछ 2-3 टर्म्स हैं जरूर BST में आपने सुनी होंगी, BST में आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन वो भगवान भरोसे सुनी होंगी आपने। क्या मतलब है, क्यों लिखी हैं बातें नहीं पता थी, अब हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्रॉफिट बनाने का एक नया तरीका सीखा है, आज कहूँगा कि ये नए तरीके को आपको लिखना है एक बार खुद से, है ना। एक बार फॉर्मेट बनाइए ताकि ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए। इंडस्ट्री में जितने लोग भी हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो कभी भी P&L अकाउंट नहीं देखते। इवन किसी वेबसाइट पर आप जाइए,
कि हमें प्रॉफिट्स को एनालाइज करना है, वो P&L अकाउंट नहीं देंगे आपको, ये देंगे इनकम स्टेटमेंट। जैसे आप फिल्टर लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए कि मुझे उन कंपनीज की लिस्ट चाहिए जो पिछले 5 साल से EPS बढ़ रही है, 5 साल से EPS 20% बढ़ रही है, प्लस उनके पास लोन भी ना हो। ऐसी कंपनी जिनके पास लोन तो है नहीं, यानी जो पैसा बचा सारा मेरा ही है, और ग्रोथ 20% हो रही है। विदेशी इन्वेस्टर का खूब पैसा लगाओ, वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं किसी भी पैसे लगा देंगे, इसका मतलब उन्होंने रिसर्च करी होगी ना इस कंपनी के बारे में। विदेशी लोगों ने इस कंपनी में खूब सारा पैसा लगाया हो, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए आंख बंद कर अगले 5 सालों के लिए। बैंक से FD पर कितनी रिटर्न आती है? 6%। कम से कम वहाँ 20 से 25% साल आ ही जाएंगे बिना किसी एफर्ट के। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कहीं कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। प्रॉफिट्स देखिए, ग्रोथ रेट आ रही है, लोन होने नहीं चाहिए, एक दो कंडीशन और है मैं आपको बता दूंगा, उनके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कीजिए। एक होमवर्क और है आपके पास, अगर आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसी स्ट्रेटेजी से और साल के 25% रिटर्न कमाते हैं आप, 25 साल बाद आपके पास कितना पैसा आएगा? पिछले सुनिए मैंने क्या बोला, आज 10 लाख रुपए हैं आपके पास, आपने 10 लाख रुपए इसी स्ट्रेटेजी से शेयर्स में लगा दिए, ठीक है, 25% साल से आ ही जाएगा, तो 25 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? ऐसे ही बताओ रैंडमली। 10 लाख रुपए की FD करा दी मैंने 25% से, 25 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे आपको? अंदाजा 10 लाख रुपए हैं, कितने रुपए हो जाएंगे 25 साल बाद? कितने? 25% है बेटा, 6 करोड़ 25 लाख बता रहे हैं, 10 लाख के 6 करोड़। और कोई आंसर? कैलकुलेटर है आपके पास? निकालो। दिखाओ, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। लिखे 1.25 इंटू 10 लाख, 1.25 इंटू 10 लाख कर लिया, कितना है? 12,50,000। फिर इजिकल टू कर दीजिए 15, 62, 500 2 बार, ऐसी 25 बार दबाते रहिए इसे। करिए 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 करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इट इज मोर देन 26.5 करोड़। समझ रहे हैं आप बात? 26.5 करोड़ रुपए हो गए। वो जब 5.5 करोड़ बोले तभी बच्चों को लग रहा कितने ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल, आप सिर्फ 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दीजिए 25 सालों के लिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, सारे पैसे एक में मत लगाओ, अलग अलग कंपनीज में लगा दीजिए आप। डूबेगी तो एक ही तो डूबेगी, बाकी तो बचे जाएंगे। तब भी आपके पास 26.5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बन जाएगा आफ्टर 25 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। एक तरीका आप बिजनेस कीजिए, ट्रेडिशनल तरीका, दुकान खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, वर्कर से जहाँ पे कस्टमर को उधार बेचिए, पैसा आएगा नहीं आएगा, बेड डेट्स हो जाएगा, लड़ते रहिए, जीवन ऐसे कट जाएगा। दूसरा तरीका, पैसे को मैनेज करें, फिलहाल अपना करें, फाइनल में आकर दूसरों का करें। हाँ, अपना पैसा नहीं है आपके पास, है ही नहीं पैसा, तो दूसरों का मैनेज करिए, फाइनल में सीख जाएंगे। दूसरों के पैसे से खुद कैसे पैसे कमाएं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेज। अगर आपका स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है, मैं आपको और बहुत सारी बातें बताऊँ, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे शेयर मार्केट में हम अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट का मतलब ये होता है, एक होते हैं वो लोग जो सुबह बैठे और शेयर खरीदे बेचे, वो सट्टा होता है, स्पेकुलेशन होता है। एक होता है वेल्थ क्रिएट करना। देख रहे हैं आप, 10 लाख से 26.5 करोड़ रुपए, दिस इज नोन एज वेल्थ क्रिएशन। तो इसकी स्पीड कम है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी स्पीड बढ़ जाती है इसकी, 20 साल 25 साल। राकेश इंजन वाला ऐसे ही बना है,
सिर्फ 5,000 रुपये लगाए थे इसने, उस दौर में 5,000 बहुत होते थे। उसने ऐसी पोर्टफोलियो बनाया और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए है, 30,000 करोड़ रुपीस। साल के लगभग 1,500 करोड़ रुपए का तो डिविडेंड आता है। कोई काम नहीं उसके पास, बिल्कुल बेरोजगार है, कोई काम नहीं है उसके पास। ठीक है जी, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज बेसिक इंट्रोडक्शन था कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, पढ़ने के बाद क्या क्या हमें सीखने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना था। ठीक है जी, थैंक यू।